जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जिस स्टेशन पे है ना, उसका नाम है फोकस स्टडी विद अभी। तो भाई सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई, धन्यवाद, दिल से आभार, अभिनंदन, जिन्होंने हम लोगों ने जो पैक बनाया है 299 रुपया में पूरा मैथ का जो जिम्मा उठाया है, जिससे आप 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही सही। इस पैक को जिन लोगों ने लेके हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमें सहयोग दिया है, उनको एकदम दिल से एक बार सलाम। ठीक है भाई। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखा है कि इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करवाना कैसे है, क्या क्या इसमें देना है, किस लेवल पे देना है, पूरा मैथ का निचोड़ है इसमें मेरे भाई। और इसमें हम अभी तक जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और एरिया अभी इसमें स्टार्ट हुआ है। आप इस पैक को ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने पूरा का पूरा मैथ को कंप्लीट करने का जिम्मा लिया है। अभिषेक सर का अनुभव है, उनका मेहनत है, मेरा भी अनुभव है, मेहनत है, सबको एक जगह मिला के, और सबके किसी का पॉकेट पे लोड ना हो, आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं देना, इसीलिए मात्र 299 में हम लोगों ने कोर्स लाया है। और ये कोर्स जो है हमारे ऐप फोकस स्टडी विथ अभी, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बार। और कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो बोर्ड लाइन का नंबर आपका दिया हुआ है लिंक में, आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और कोई भी बात का जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो भाई झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होता है उसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सचिवालय का जो सबसे लेटेस्ट सेट था, हंसी आती है लेटेस्ट बोलने में, जबकि वो इतिहास बन गया है। 2016 में जो परीक्षा हुआ और वो फिर कैंसिल हुआ और आज तक हमारा मामला चल रहा है, उसका मैथ का सेट जो मैं 2 लेक्चर में आपका 10-10 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर दिया हूँ। उसके अलावा एक परीक्षा आपका हुआ था 2012 के आसपास, मालूम नहीं उसका सेट है कि नहीं है, उससे कुछ आपका होने जाने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सेट तो है नहीं। तो 2016 तक जो एग्ज़ाम का ट्रेंड था और अभी का जो सिलेबस था, उसके हिसाब से अब हम लोग सोचे क्या है कि क्यों ना आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से 10 सवाल 20 सवाल 10 सवाल 20 सवाल करके आपके कंसेप्ट के रिवीजन करने का काम, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने का काम किया जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है, कैसे तोड़ना है। तो इसीलिए हम लोग ना अब आपको थोड़ा सेक्शनल वाइज भी प्रैक्टिस करवाएंगे आज से। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो आपका एरिया वाला है, और एरिया वॉल्यूम का वेटेज सबसे ज़्यादा है आपका झारखंड में, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देखिए 2-3 सवाल डाल ही देता है। सचिवालय में तो 2016 में 6 से 7 सवाल एरिया वॉल्यूम से था, और अच्छा लेवल का सवाल था, अंजू पंजू सवाल नहीं था भाई, लेवल का सवाल था। ठीक है। तो अब भाई ये पैक जो हमारा 299 का है, आप इसको देख सकते हैं। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, इच्छुक हैं, उनको 20 में 20 क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप इस पैक को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बोर्ड लाइन का नंबर दिया हुआ है। अब कोई भी जानकारी हो आप एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर से समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। एक वर्गाकार, जैसे ही वर्ग आया, स्क्वायर आया, सारा स्क्वायर का फंडा दिमाग में घूम जाना चाहिए एक बार। क्या पूछ सकता है? क्षेत्रफल पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, साइड का लेंथ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सारा कुछ आ जाना चाहिए। चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? अब आप फिगर से आपको समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई एक वर्ग बना लीजिए जिसका हर तरफ कितना है, बोलेंगे सर 30 मीटर है। हर तरफ कितना है? इधर भी 30 मीटर है, ये वाला भाग भी 30 मीटर है,
ये वाला भाग भी 30 मीटर है और ये वाला भाग भी कितना है 30 मीटर है, ये वाला भाग भी कितना है 30 मीटर है। अब इसके बाहर हर तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी समान चौड़ाई का रास्ता है, मतलब ऐसे 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 और ऐसे क्या है रास्ता बना हुआ है। तो हम एक रास्ता बना देते हैं समान चौड़ाई का, तो ये हमारा एक रास्ता हुआ, एक रास्ता हमारा ये हुआ, एक रास्ता हमारा ये हुआ, ठीक है, और एक रास्ता हमारा ये हुआ, ठीक है। तो हर तरफ जो रास्ता का जो चौड़ाई है, हर तरफ जो रास्ता का चौड़ाई है, हर तरफ जो रास्ता का चौड़ाई है वो क्या है बराबर है, इक्वल है। और ये जो रास्ता गया है ना लाल और काला के बीच में जो रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ता का क्षेत्रफल दिया है 256 मीटर स्क्वायर। इस रास्ता का क्षेत्रफल दिया है 256 मीटर स्क्वायर। क्यों दिया है कारण समझिए। अब इस रास्ता का अगर हमें चौड़ाई निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप बोलेंगे सर कि ये वाला साइड जो हमारा अंदर वाला वर्ग है उसका तो लेंथ दे दिया है 30। अब जो बाहर हमारा चतुर्भुज दिख रहा है ये भी तो हमारा एक वर्ग है। बोलेंगे कैसे, क्योंकि सर इसका हर तरफ का चौड़ाई बराबर है, मतलब सारा भुजा क्या होगा इसका बराबर होगा। तो अगर ये वाला भुजा का लेंथ हमको मालूम चल जाए या कोई एक भुजा का लेंथ हमको मालूम चल जाए तो इस भुजा में तो हम इस भुजा में इस भुजा के लेंथ को घटा देंगे तो बच जाएगा रास्ता का चौड़ाई, बच जाएगा रास्ता का चौड़ाई। तो अब सवाल है कि कैसे, कि हमको चाहिए क्या ये वाला भुजा। अब विचार करना है कैसे आएगा, तो समझिए कैसे आएगा। अगर हमें पूरा बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाए, अगर ये वाला जो हमारा बड़ा वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल मिल जाए, ये जो हमारा लाल रंग वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे मिलेगा क्षेत्रफल, अब ये समझिए। तो जी ये जो हमारा अंदर वाला वर्ग है इसका प्रत्येक भुजा कितना है 30 30 30। तो अंदर वाला जो हमारा छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बोलेंगे सर भुजा का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, मतलब 30 गुने 30। तो ये हमारा 900 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो काला वाला भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ, ये वाला जो रास्ता है ना मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल और रास्ता का क्षेत्रफल को हम जोड़ दें और रास्ता का क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो मिलता है 1156 मीटर स्क्वायर। और 1156 मीटर स्क्वायर क्या मिला, अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। अब जब बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया तो इसका भुजा तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसका हर एक साइड ए है ए है ए है ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे सर भुजा गुने भुजा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 1156 मीटर स्क्वायर। तो 1156 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 32 मीटर गुना 32 मीटर। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 मीटर, 34 मीटर गुना 34 मीटर, ठीक है 34 मीटर, ठीक है। इसका मतलब इसका ईच साइड कितना हो जाएगा 34 मीटर, कितना हो जाएगा 34 मीटर। अब भैया ध्यान दीजिए, कहता है कि हर तरफ रास्ता का चौड़ाई बराबर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तो 30 है, इसका मतलब इसको हम यहाँ मिला दें, इसको हम यहाँ मिला दें तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया 30, और ये पूरा लेंथ कितना है 34। इसका मतलब 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर। हर तरफ जो है रास्ता का चौड़ाई कितना है 2 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके एग्जाम में वेटेज बहुत अच्छा है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। आपके दिमाग में सारा का सारा कंसेप्ट होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कंसेप्ट कम है, आप पढ़ना चाहते हैं एक बार, तो आप 299 वाला पैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे, आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। यूँ आप कह लीजिए कि 20 में 20 क्वेश्चन सोल्व करने का रास्ता वहीं से होके जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि ऐसा सवाल तो 2016 में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया है, आपको समझना चाहिए। कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां जो है 352 सेंटीमीटर और 264 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या है, उनका रेडियस के बीच कितना का अंतर है। या इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता था कि रिंग का चौड़ाई कितना है, रिंग का चौड़ाई क्या है, अभी आपको समझाते हैं। वलय का चौड़ाई क्या है, इसको ऐसे भी पूछता है, ठीक है। तो सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल को खींचा गया है जिनका रेडियस अलग अलग है, इसीलिए उनका परिधि भी अलग अलग है। जिस वृत्त का परिधि बड़ा है उसका रेडियस बड़ा होगा, जिस वृत्त का परिधि छोटा है उसका रेडियस छोटा होगा। वृत्त का बड़ा और छोटा होना रेडियस के ऊपर है, तो डिपेंड करता है जितना लंबा, ठीक है, बात समझ गए। तो देखिए, तो ऐसे हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और इसी सेंटर से एक सर्कल और ड्रॉ किया गया है। तो बोला है कि ये वाला जो रिंग का चौड़ाई है, या इसको आप ऐसे समझिए कि ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस r है, छोटा r है, छोटा वाला r है, और ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा वाला r है। तो बोला है कि ये रिंग का जो चौड़ाई है वो कैसे निकलेगा, मतलब या आपको बोला है कि दोनों के रेडियस के बीच कितना अंतर है। तो हम जब बड़ा वाला त्रिज्या में छोटा वाला त्रिज्या को घटाएंगे तो भाई मेरे ध्यान दो, यही वाला चौड़ाई तो निकलेगा, यही वाला चौड़ाई तो आपका निकलेगा। तो इस सवाल को पूछने का कई तरीका है, कई भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। रेडियस का अंतर पूछ सकता है, वलय का चौड़ाई पूछ सकता है, रिंग का चौड़ाई पूछ सकता है, किसी भी तरीका से पूछ सकता है, इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है। तो बहुत तरह का सवाल यहाँ से बनता है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो बात समझिए, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि सर अगर इन दोनों सर्कल का हमको कोई रेडियस बता दे तो हम रेडियस को घटा के आपको चौड़ाई बता देंगे कितना होगा। अब आपको समझना ये है कि ये r माइनस r मिलेगा कहाँ से, बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस का अंतर मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ से मिलेगा मेरे भाई कि अगर हम बड़ा वाला सर्कल का सरकमफेरेंस में, मतलब 2 पाई, और ये बड़ा वाला रेडियस में अगर हम छोटा वाला सर्कल के परिधि को घटा देंगे, छोटा वाला सर्कल के परिधि को घटा देंगे, और यहाँ से हमारा 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, r माइनस r, और यही तो हमें चाहिए। और देखिए इसका परिधि कितना दिया है, 352, और इसका परिधि कितना दिया है, 264। 352 में 264 गया, घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 88 मीटर। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, 88 मीटर। कितना हो गया, 88 मीटर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पाई है और पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब हम पाई को क्या मानेंगे, 22/7 मानेंगे। और 22 दूना 44 और 44 दूना 88, और 7 उधर जाके गुना होगा, r माइनस r हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 मीटर क्या हो जाएगा। इस रिंग का चौड़ाई क्या हो जाएगा, इस रिंग का चौड़ाई कितना है, 7 मीटर। यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था। अगर क्षेत्रफल हमसे पूछता तो हमें पहले दोनों का रेडियस अलग अलग निकालना होता, फिर बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते, तो ये वाला रिंग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता। ये भी पूछता है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है, मतलब वर्ग का भी परिमाप 48 मीटर है और आयत का भी परिमाप 48 मीटर है। दोनों के क्षेत्रफल में 4 मीटर स्क्वायर का अंतर है। वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल जब दोनों को घटाएंगे तो 4 मीटर स्क्वायर हमको मिलेगा। कहता है तो आयत की भुजाओं की माप क्या है, आयत का भुजा का माप मतलब लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। बहुत अच्छा सवाल है, समझदारी वाला सवाल है, समझिएगा, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, हम 2 फिगर बनाते हैं यहाँ पे, एक वर्ग है और दूसरा हमारा आयत है, ठीक है। तो आयत का लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग का लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है। तो इसका भी परिमाप 48 मीटर है और इसका भी परिमाप 48 मीटर है। क्या है, 48 मीटर है।
दोनों का परिमाप सेम है, परिमाप सेम है। अगर वर्ग का परिमाप 48 मीटर है और इसका चारों भुजा बराबर है, अगर तो हम 48 को 4 से भागा देंगे तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो वर्ग का तो साइड मिल गया, आयत का कैसे मिलेगा? तो दो तरीका है कि या तो आप बेसिक से जाइए या तो आप इसको ऐसे तोड़िए कि आप जो है ऑप्शन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाए। तो ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप यहाँ एक चीज़ समझिए यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ समझिए, आपको समझाते ध्यान से समझिएगा। जब वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बराबर होता है, जब वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बराबर होगा ना, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग बड़ा होगा और आयत छोटा होगा। जब वर्ग और आयत, जब स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा, जैसे इसमें है 48 मीटर, तो क्षेत्रफल में वर्ग हमेशा बड़ा होगा, आयत हमेशा छोटा होगा। इसी बात का फायदा हम उठाएंगे। अगर हम वर्ग का प्रत्येक भुजा 12 मीटर है तो क्या इसका क्षेत्रफल 12 गुना 12 144 मीटर स्क्वायर नहीं होगा? अब मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा और दोनों के क्षेत्रफल में अंतर 4 मीटर स्क्वायर का है। इसका मतलब 144 से 4 कम 140 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा किसका? आयत का। किसका होगा? आयत का। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यूँ तो हम इसको 140 का अगर हम 2 फैक्टर पे तोड़ेंगे तो बहुत सारा फैक्टर होगा, लेकिन परिमाप भी 48 मीटर आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको 14 गुना 10 में तोड़ेंगे, मतलब लंबाई 14 और चौड़ाई 10, लंबाई 14 और चौड़ाई 10। तो अब आप इसको जोड़िए, 14 14 28 और 10 10 20 48 सेट कर गया। इसका मतलब आयत का जो लंबाई 14 होगा और चौड़ाई 10 होगा। ये आपसे पूछा है। आप इस आसान से तरीका से, इस लॉजिक से आप सवाल को तोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूला घुसेड़ा जाए। कंसेप्ट लगाओ, लॉजिक लगाओ, वही तो फॉर्मूला है ना भाई। मैंने आपको क्या बोला कि जब वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो जाए तो उस केस में क्षेत्रफल में वर्ग हमेशा बड़ा होगा, आयत हमेशा छोटा होगा। इसी बात का फ़ायदा हम उठाएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको मिल गया 144 मीटर स्क्वायर, मतलब आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। कितना? दोनों का अंतर कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इससे 4 मीटर स्क्वायर छोटा होगा आयत, तो इसका मतलब 140 मीटर स्क्वायर होगा। और 140 मीटर स्क्वायर आया कैसे? लंबाई को चौड़ाई से गुना किया होगा। अब 140 को 2 फैक्टर में ऐसा तोड़ना है कि हमारा परिमाप भी 48 मीटर मैच कर जाए, इसीलिए हमने 14 गुना 10 में तोड़ा। लंबाई 14 है, चौड़ाई 10 है, तो 14 14 28 और 10 10 20, 28 और 20 48 मैच कर गया। आसानी से आंसर आ गया। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। छोटा सवाल है, कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 40√3 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछ लिया है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, टेंशन नहीं लेना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे √3/4a² और बराबर दिया है 400√3 मीटर स्क्वायर। तो भैया √3 से √3 कैंसल और 400 गुना 4 1600, a² का वैल्यू 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। तो a बराबर कितना हो गया? 1600 को क्या लिखेंगे? 40 मीटर गुना 40 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो हमारा त्रिभुज का जो साइड है, भुजा है, वो 40 मीटर है। तो इसका परिमाप हमसे पूछा है। त्रिभुज का 3 भुजा और त्रिभुज में भी समबाहु है, हर एक भुजा बराबर है, मतलब हर एक भुजा 40 40 का है। तो 40 दिया 120 मीटर क्या होगा? इसका परिधि होगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं।
और आप ऐसे सवालों को छोड़िएगा मत, एकदम आसानी से बना लीजिएगा और सही बनाइएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि बड़ा ही बेसिक सवाल है, कहता है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। एक वर्ग है और उस वर्ग के डायगोनल पे ना एक वर्ग और बना दिया डायगोनल के लेंथ के बराबर, तो इन दोनों वर्ग के, इन दोनों स्क्वायर का एरिया में क्या रेशियो होगा। तो ध्यान दीजिए, इस फिगर को समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू दे देगा, आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। तो ये हमारा एक वर्ग है, इसका डायगोनल क्या है, ये है। ठीक है, ये इसका डायगोनल है। अब इस डायगोनल को ना हम एक वर्ग और बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग बना, ये हमारा क्या बना, एक वर्ग बना। ठीक है, ये भी हमारा क्या बना, एक वर्ग बना। तो भाई ये भी हमारा क्या है, एक वर्ग बना। तो बोला है कि ये जो दोनों वर्ग है ना, इसके एरिया का रेशियो क्या है। तो अब ध्यान से समझिए, डिजिट कुछ भी दे, आंसर हमेशा यही होगा। ठीक है, क्या होगा देखिए। तो ये जो हमारा काला वाला पेन से लिखा हुआ वर्ग है ना, इसका ईच साइड ए है, ए है, ए है, ए है। ठीक है, तो अगर इसका साइड ए है, साइड ए है, तो इसका डायगोनल कितना होगा, बोलेंगे सर √2a। इसका मतलब ये जो लाल वाला वर्ग है, इसका ईच साइड कितना बना, √2a और √2a। फिगर समझ गए आप। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए भैया। तो पहला वाला वर्ग काला वाला क्या है, ए साइड का है, तो इसका एरिया क्या होगा, a² अनुपात, और जो विकर्ण पे वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोलेंगे सर इसका प्रत्येक भुजा √2a है, तो √2a का स्क्वायर, देखिए तो √2a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 × a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो a² से a² कैंसिल हो गया, क्या बचा 1:2, 1:2। तो ये रेशियो ना हमेशा सेम रहेगा, डिजिट चाहे कुछ भी दे दे। इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर हम किसी वर्ग के विकर्ण के सहारे एक वर्ग बनाते हैं, तो जो मूल वर्ग है, जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है, उसका एरिया जो है, इसका एरिया का डबल होगा हमेशा इस वाला वर्ग का एरिया, इस वाला वर्ग का एरिया। तो कल को अगर ये बात आपको बोल दे कि ये जो हमारा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब डायरेक्ट बोलेंगे क्या 200 मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे 200 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कंसेप्ट समझ गए। ये हर एक सवाल के लिए, ये सवाल जब भी आएगा, कुछ भी डाटा लेके आए, साइड कुछ भी दे दे, बड़ा से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो बोलेगा तो दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा यही होगा, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा यही होगा। पर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज रोम्बस का परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पूछा क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज ऐसा फिगर है जिसका चारों साइड बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला, चारों साइड बराबर है, और इस चारों साइड का जोड़ ही तो परिमाप है, चारों साइड का जोड़ ही तो परिमाप है। अगर चारों साइड का जोड़ 40 है, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसका एरिया निकालना है, तो आपको मालूम होता है कि जो इसका एरिया होता है वो ½ × d1 × d2 होता है। भैया d1 d2 क्या है, तो इसका दोनों विकर्ण के गुणनफल, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, इसके दोनों विकर्ण का गुणनफल का आधा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। तो जी एक विकर्ण का लंबाई तो दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये वाला विकर्ण का लंबाई दे दिया है, मान लेते हैं कि ये हमारा d1 है और ये हमारा d2 है। तो d1 का लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, हमको d2 का लेंथ निकालेंगे तब भी ना हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे भाई। तो एक कंसेप्ट जानो
कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर काटता है। समचतुर्भुज का विकर्ण, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को समकोण पे काटता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और जहाँ पे काटता है ना, वहाँ से दोनों तरफ विकर्ण जो है आधा आधा में बट जाता है, आधा आधा में बट जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा क्या है 90 डिग्री है, और D1 हमारा कितना है 12 है। इसका मतलब इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। तो भैया एक बात बताइए, ये वाला पोर्शन हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बना क्या? और ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है हमारा विकर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने हमारा क्या होता है कर्ण होता है। आप लोग हमेशा फिगर को पढ़ते हैं ऐसे, तभी तो तकलीफ होता है। ये हमारा 90 डिग्री है और इसके सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। मतलब ये दोनों जो साइड है ये आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो आप इस फिगर को ऐसे भी तो देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। अब आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड मालूम है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड नहीं मालूम कर सकते हैं? तीसरा साइड मालूम कर सकते हैं, यस। अगर हम इस वाला साइड का लेंथ अगर हम x मान दे तो आप कहेंगे सर लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है 10 का स्क्वायर 100 बराबर ये हो जाएगा दोनों साइड के स्क्वायर का सम, मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लगा दिए, एक भुजा 6 है, दूसरा भुजा x है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ से यहाँ भी क्या है x है, क्या है x है, मतलब पूरा डायगोनल हमारा कितना है 2x है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 100 में 36 गया तो कितना बचा 64, और अगर x स्क्वायर 64 है तो x बराबर कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ 8, तो भैया डायगोनल हमारा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब डायगोनल तो हमें मिल गया, अब हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू D1 कितना है 12 सेंटीमीटर, D2 कितना है 16 सेंटीमीटर। तो जी ध्यान दीजिए कि 2 से काट दिए 8 बार में, और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका, इस रोम्बस का एरिया हो गया। बात समझ में आया? अब दूसरा बात समझिए, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आता है, आप समकोण त्रिभुज को अच्छे से समझ पाते हैं, तो आपको कुछ ट्रिपलेट भी याद रखना होगा, जैसे कि 6 8 10 क्या है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो 6 8 10 ये क्या है एक ट्रिपलेट का ग्रुप है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 10 हमेशा जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेनस को बताएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 36 100, और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो ये वाला ग्रुप आपको याद रखना होगा। अगर ये वाला ग्रुप आपको याद रहता तो आप कहते सर ये 6 है ये 10 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा 8 है तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब पूरा डायगोनल हमारा कितना 16 हो जाएगा। तो इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते थे। बात समझ में आया? सब कुछ बता दीजिए। कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन छोड़िए, कंसेप्ट समझिए। तो एक वर्ग बनाना है जिसका प्रत्येक साइड कितना होगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
इस वर्ग के भीतर बड़ा से बड़ा वृत्त कौन सा होगा? बोलेंगे सर वही वृत्त होगा जो चारों साइड को टच करेगा, जो चारों साइड को टच करेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बड़ा से बड़ा वृत्त बनाएंगे ना तो सर्कल जो है ना इसको चारों साइड से क्या होगा? टच करेगा। इसका एक सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर है। तो इससे सर्कल का एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, कैसे आप एग्जाम में निकालेंगे। ये पूरा का पूरा लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर। इधर भी 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14, इधर भी 14। अगर हम बीच से इसका व्यास को निकाल दें, इसका व्यास भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ व्यास कितना होगा जो केंद्र से होके जाएगा? तो आप बोले सर ये भी होगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ये क्या होगा? दोनों तरफ रेडियस। तो सर्कल का रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। रेडियस मिला, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कैंसल, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा। आपसे ये भी इसमें पूछ सकता है मेरे दोस्त कि ये जो हमारा एरिया बचा है कोना कोना में, ये वाला कोना में इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस कोना वाला जो खाली एरिया बच गया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनिए, वर्ग के क्षेत्रफल में अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या ये कोना वाला भाग नहीं बच जाएगा? बोलेंगे जी सर। अगर इसमें पूछता तो कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं सर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है? 14, तो 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ये मेरा बच जाता है ये वाला भाग। तो 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? ये जो मेरा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। तो भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, जो मैंने कोर्स में मैंने आप लोग को बताया है कि जैसा सिचुएशन देगा उसी हिसाब से एग्ज़ाम में खेलेंगे, कितना तरीक़ा से पूछ सकता है, सारा का सारा सवाल मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि कोर्स देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। 299 हमारा प्राइस है, बेसिक प्राइस एकदम मिनिमम है, कम से कम है, उससे कम नहीं हो सकती है। पूरी की पूरी मैथ जितना मैंने पढ़ाया है ऐप पे पूरा डिटेल में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सचिवालय 2016 में आया हुआ है, मैंने सेट में करवाया भी है। यहाँ फिर से क्योंकि एरिया से देखिए किस टाइप का सवाल पूछता है, कैलकुलेटिव है और कंसेप्ट वाला भी है। कहता है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास मतलब रेडियस व्यास का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। डायगोनल का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस दे रखा है 80 मीटर। एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इस भाग पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल बिछाने का खर्च कितना होगा? टाइल्स लगाना है, कहाँ पे लगाना है पहले से देखिए। तो ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है। बोलता है कि सेंटर पे 126 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों रेडियस। तो इसका मतलब ये है कि इसी भाग पर हमें टाइल्स बिछाना है, इसी भाग पर हमें टाइल्स बिछाना है भैया। तो बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स अगर बिछाएंगे, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर हम टाइल्स बिछाएंगे तो उसका लागत है आपका ₹5 रुपया। ठीक है, तो इस एरिया में टाइल्स बिछाने का खर्च कितना होगा? तो हम कैसे निकाल पाएंगे? पहले इस एरिया का क्षेत्रफल तो निकालना होगा। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब आपका रेडियस गिवन हो, रेडियस आपका 80 मीटर है और आपका एंगल दिया हो, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 × पाई आर स्क्वायर। तो उससे क्या निकलेगा? इस वृत्तखंड का, इस खंड का क्षेत्रफल निकलेगा।
जितना भी सेंटीमीटर है ना, मीटर है ना, हाँ, जितना भी मीटर स्क्वायर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको आप तोड़ लीजिए भाई। तो आप कहेंगे सर थीटा का वैल्यू 126 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई को लिखेंगे 22/7 और आर को लिखेंगे आर स्क्वायर 80 गुना 80 और 7 से इसको काटेंगे 18 बार में, 18 से 2 बार में 0 20, 20 से 4 बार में, मतलब ये हमारा बन जाएगा 22 गुने 8 चौके 32 320। इतना मीटर स्क्वायर में हमें क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। तो भाई ये टोटल कितना हुआ? तो कहेंगे सर 0 22 दूना 44 और 22 तिहाई 66 और 4 70 मीटर स्क्वायर में हमें टाइल्स लगाना है। मतलब इसका क्षेत्रफल 740 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 5 रुपया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो 7 5 35, एक ही ऑप्शन है, 3520 रुपया का खर्च लगेगा। 3520 रुपया 35,200 का खर्चा लगेगा इस एरिया में टाइल्स बिछाने का। देखते हैं मस्त वाला सवाल पूछता है आपसे, कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है? बोला क्या? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। तो भैया जैसे ही ट्रेपीजियम बोले आप ऐसा फिगर बनाइए जिसका 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा असमांतर हो। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है, ABCD। तो आपको यहाँ पे AB और पैरेलल क्या दिया हुआ है? DC और इनका लेंथ दिया हुआ है 20 और 15। तो बड़ी वाली भुजा 20 सेंटीमीटर और छोटी वाली भुजा 15 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई भी दे रखा है भाई, ऊंचाई हमारा ये हमारा हाइट है और हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो पूछा है एरिया क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा एरिया हाफ इंटू समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का जोड़। तो 20 और 15 35 गुना ऊंचाई कितना? 8। 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 5 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका? इस ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए आखिरी सवाल आज का कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इसका साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। तो इस ट्रायंगल का परिमाप कितना है? पेरीमीटर कितना है? आप समझदार बनिए, आप जब एरिया पूरा पढ़ लेंगे, आप जब राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी कर लेंगे, आप जब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को समझ लेंगे, उसके बाद अब जैसे ही देखेंगे 3 4 5 किसी भी त्रिभुज का भुजा है या उनके भुजाओं का अनुपात है तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण होगा। वो त्रिभुज हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 3 4 5 जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये ट्रिपलेट का ग्रुप है। तो जो बड़ी भुजा होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, बाकी 3 और 4 आप किसी को भी मान लीजिए। अब 3 4 5 जो है भुजाओं का अनुपात वास्तविक तो नहीं है, ये तो अनुपात है। तो मान लेते हैं कि इसका ईच सब साइड 3x 4x और 5x है, 3x 4x और 5x है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको मालूम चल गया कि ये त्रिभुज हमारा समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये हमारा हाइट है 3x इंटू 4x और ये बराबर दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आप ध्यान दीजिए सर कि इसको
कट्टम कुटाई ही तो करना है। तो देखिए 3 से 3 सते 21, 3 दूनी 6, 4 से काट देंगे 18 बार में, 4 से 18 बार में, और 2 इसके गुना में आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर है x गुना x, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 सेंटीमीटर, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर आएगा। पूछा है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12x इसका परिमाप है, और x का वैल्यू कितना है 6, मतलब 12 छके 72 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिमाप होगा, आंसर होगा। तो भाई मेरे, ये आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट में हमें लिखिए, आप टेलीग्राम पे हमें लिखिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका मैथ में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर हो जाए, आपका मैथ वीक है, आप 20 आउट ऑफ 20 नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आपके लिए 299 का जो हमारा कोर्स है, हमारा एफर्ट है, हमारा मेहनत है, मात्र 299 रुपये का एकदम मिनिमम फ़ी है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी का कोई भी जानकारी चाहिए तो बोर्ड लाइन का नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार और जय झारखंड।